स्वागत है आप सबका हमारे एकेडमी निष्ठ एकेडमी में। बहुत दिनों से बच्चों का इंफॉर्मेशन आ रहा था कि सर आप लाइव क्लास आइए या फिर जो बैकअप क्लास छूट गया है उसके लिए हम लोग कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कॉमर्स जोन के नाम से। तो आप हमारे पास जुड़ सकते हैं निष्ठ एकेडमी के नाम से कॉमर्स जोन में। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लें कि मैं मोहम्मद वारिस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लासेस हम लोग को जो है अकाउंटेंसी का देना है कि अकाउंट्स का बेसिक बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हमारा क्लास जो है अकाउंट समझ में नहीं आता है, अकाउंट्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कंप्लीटली अपने अकाउंट्स को बहुत ईजी वे में हम लोग समझेंगे और हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंट्स क्या होता है। तो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अकाउंट। जब से हम पैदा हुए हैं और जब से होश संभाले हैं, एक बच्चा भी जब दुकान जाता है तो वो देखता है कि हमारे पास जो है, अगर दुकानदार के पास जाएंगे जब तक कि पैसा नहीं देंगे तब तक वो हमको गुड्स या सामान नहीं देगा। तो फिलहाल यानी कि दिन प्रतिदिन का लेन देन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो सबसे पहले डिस्कस करना है अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, अकाउंट्स क्या है। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing of business data in terms of money या फिर फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। अगर आपका जो चीज पैसे के बारे में बात करता हो या पैसे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा। इट कंसर्न विथ मॉनेटरी टर्म इन सिग्निफिकेंस मैनर एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। सर आपने क्या पढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे जाने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि सपोज करो कि आपकी मम्मी ने 500 रुपीज दिया और बेटा बोला कि बेटा जा मार्केट और मार्केट से सब्जी लेकर के आ। या फिर उसके साथ साथ अगर 500 देकर के बोला कि 5 किलो धनिया, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं, है ना, धनिया पत्ता लेते आना, मूली लेते आना, गाजर लेते आना, ये सारा चीज लाने के लिए बोला गया। तो आप है सो हमारा मेमोरी उतना काम नहीं करता है। मेमोरी अगर काम नहीं करता है तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ चीज को आप भूल जाएंगे। तो ये 500 रुपया जो हमको मिला, इसके लिए मम्मी ने जो जो चीज लाने के लिए दिया, हो सकता है कि हम मार्केट गए और कुछ सामान लेना भूल गए, तो हमारा माइंड उतना भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब मम्मी आपको 500 रुपया देगी तो उसके साथ साथ एक पर्चा भी आपको देगी और वो पर्चा में लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा सामान कितना 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 केजी लाना है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग। यानी मम्मी ने आपको पैसा दिया और पैसा देने के साथ साथ मम्मी ने एक लिस्ट भी बड़ा सा पुर्जा दे दिया और उसमें मम्मी पूरा का पूरा डिटेल लिख दिए कि क्या क्या सामान, कौन कौन सा सामान लाना है। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग करना। चलिए मम्मी अगर हम लोग को पैसा दी सामान लाने के लिए, अब आप मार्केट से थैला भर के सामान लाए और लाके किचन में पटक दिए। पटकने के बाद क्या किए, मम्मी उधर से आई, बोलती बेटा ये काम तुमको सही से करने के लिए देते हैं, तुम नहीं करते हो, और ला करके किचन में ऐसे पटक दिए। मम्मी किचन से आएगी और सारा सामान को अलग अलग करेगी। यानी टमाटर आप लाए होंगे तो टमाटर को टोकरी में, आलू लाए होंगे तो आलू को टोकरी में, चीनी लाए होंगे तो चीनी को चीनी का डब्बा में, और चावल लाए होंगे तो चावल को चावल का डब्बा में। इन द सेंस इसको हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, क्लासीफाई करना कहलाएगा। तो इसको दूसरा पॉइंट हो गया क्लासीफाई। एंड समराइजिंग करना, आप देखेंगे किचन में कबर्ड बना हुआ रहता है और उस कबर्ड में देखेंगे कि जो सामान जहां का है उसको वहां पे ले जाकर के क्या कर देना है, रख देना है। तो उसको बोलते हैं हम लोग समराइजिंग करना। ठीक है, इट कंसर्न विथ मॉनेटरी टर्म। चलो फिलहाल हम लोग इस पे डिस्कस ही नहीं करते हैं कि अभी अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम लोग ऐसे देते हैं कि आपने साल भर मेहनत किया,
आप क्लासरूम में आए, क्लासरूम में आने के बाद हमने जो पढ़ाया उसको आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाए तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी पढ़ाए तो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी पढ़ाए तो अकाउंटेंसी, सारा एक ही कॉपी में लिख दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ कॉपी। आप रिकॉर्ड किए, फिर घर गए, घर जाने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि अकाउंट्स को अकाउंट्स का नोटबुक में बनाते हैं, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स का नोटबुक में बनाते हैं, और बिजनेस स्टडी को बिजनेस स्टडी का कॉपी में नोटबुक बनाते हैं। तो ये सब क्या कर दिए, इसको क्लासीफाई करना बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद 1 साल तक इसी तरह से आप मेहनत किए, और साल भर के बाद आपका एग्जाम का डेट आता है, आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट बच्चा लोग 1 पेज में आता है, और वो पेज आपका औकात बता देता है कि आपने साल भर कितना मेहनत किया। और एक ही पेज में अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडी में, इकोनॉमिक्स में, सारा एक पेज में, जिसको हम लोग मार्कशीट बोलते हैं, उसमें हो गया कि आप कितना मेहनत किए थे, आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, वो सारा वो मार्कशीट आपको बता देगा। यानी कि अब पीछे क्या रिकॉर्डिंग किए थे, क्या रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, वो आपको मालूम चल जाएगा यहां से एक पेज में। उसको समराइजिंग बोलते हैं। अब सपोज करो कि आपका आया 80%, कितना परसेंट मार्क्स आया, 80% मार्क्स आया। यहां तक तो खुश थे, आप मिठाई बांट रहे थे, दौड़ दौड़ के मिठाई बांट रहे थे कि हमने 80% लाया, 80%। जैसे ही आपका दोस्त का पता चला उसका 90% आया, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया कि 90% आ गया उसका, मेरा 80% क्यों आ गया। तो अब ये क्या करेंगे, आपका आया 80, समराइज कर चुके थे, आपका 80 और आपका दोस्त का कितना आ गया, 90% आ गया। तब आप सोचेंगे कि हमने अपने आप को एनालाइज करोगे कि हमने कहां कहां गलती किया। जो मेरा दोस्त का 80%, सॉरी, मेरा 80% आया, मेरा दोस्त का 90% आ गया। तो आपने जो जो भी चीज गलती किया होगा, जो भी चीज, जैसे आपको पढ़ने के लिए बोला जाता था तो आप घूमने निकल जाते थे, पढ़ने के लिए बोला जाता था तो रजाई के अंदर घुस करके मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ने के लिए बोला जाता था तो दोस्त लोग के साथ थिएटर चले जाते थे। ये सारा चीज जो जो आपने गलती किया, वो क्या होगा, आपका दिमाग में आएगा और आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट, अब डिसीजन लोगे। अब डिसीजन क्या लोगे, इस साल मैंने जो गलती किया 10th में, वो गलती हम 12th में नहीं करेंगे। ये डिसीजन, यानी कि इस साल हमने 80% लाया, तो अगले साल यानी कि 12th में हम 90% लाएंगे, 95% लाएंगे। ये सारा चीज आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अकाउंट्स का। अब हम लोग यहां प्रॉपर वे में चलेंगे और इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखे हमने अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी अकाउंट उसी को रीड करता है जैसे कंप्यूटर हमारा बाइनरी सिस्टम को रिकॉर्ड करता है, 0 और 1 को, है ना। अब वो क्या करेगा, सेम चीज है कि अकाउंट तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक उसको मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि विद द टर्म ऑफ, सॉरी, मॉनेटरी टर्म इन सिग्निफिकेंस मैनर। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से। अगर आप कोई भी काम सिस्टमैटिक वे में नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट इनवर्स आएगा, मतलब उल्टा आएगा। एंड एनालाइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। आप फिर उस बिजनेस के सारे डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड फिर इंटरप्रेट करोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखे ना, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे फूड चेन सिस्टम, छोटा कीड़ा से बड़ा कीड़ा, बड़ा कीड़ा से बड़ा मछली, बड़ा मछली से जानवर, इंसान, इस तरह से साइकिल हमारा था ना फूड चेन सिस्टम का। उसी तरह से अकाउंट का भी अकाउंटिंग साइकिल होता है, और ये चक्र जो है 1 साल तक चलते रहता है। तो ये चक्र क्या है, देखिए, अकाउंटिंग साइकिल, द अकाउंटिंग साइकिल मीन्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन अकाउंटिंग फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक स्टेप में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक प्रोसेस में चलता है। वो प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले आपका ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, यानी लेन देन होगा। हम जैसे ही दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको 5 kg आटा चाहिए,
ठीक है, तो आपके बीच में क्या हो गया, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे की बात हुआ। तब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे होगा तब क्या किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा, जिसको हम लोग अकाउंट में लेजर बोलते हैं, क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद समराइज जो करेंगे वो समराइज ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड लास्ट में एक स्टेटमेंट बनेगा बैलेंस शीट का। और यही यही चक्र आपका इस तरह से चलता हुआ रहेगा। इस चक्र को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये अकाउंट हम मेंटेन करते ही क्यों हैं। कोई भी काम करने के पीछे कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट होता ही होगा, है ना। जैसे हम लोग को पढ़ने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, या हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ाने के पीछे मेरा भी कुछ उद्देश्य होगा। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, एक अच्छा नौकरी हो, या फिर अपना बिजनेस हो, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। उसी तरह से अकाउंट रिकॉर्ड करने का बिजनेसमैन का क्या उद्देश्य होता है बच्चों, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये कि अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट लिख रहा है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिजनेस के जो भी लेन देन होगा उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि हम कोई भी चीज को बिजनेस में भूले ना। यानी कि अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो किसी को 10,000 का सामान सेल कर दिए, किसी को 5,000 का सामान सेल कर दिए, किसी को 12,000 का सामान सेल कर दिए, किसी से परचेज कर लिए, किसी का सैलरी पे कर दिए, किसी मजदूर को मजदूरी पेमेंट कर दिए, तो ये माइंड हमारा जो है ना ये सब चीज को स्टोर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। तो अकाउंट का पहला उद्देश्य है कि जो भी बिजनेस का लेन देन होगा उसको कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। उसके बाद है कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, टू अर्न अबाउट प्रॉफिट। तो हमने यहां लिखा कि दूसरा उद्देश्य उसका क्या है, टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। जब तक आप अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर सपोज करो कि आपने हमें फीस दिया और फीस का हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, और हम लास्ट मंथ में या एंड ऑफ द ईयर देखें कि हम कितना प्रॉफिट कमाए, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसलिए हमको प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा। इसलिए क्या करना होगा, आप रिकॉर्ड करेंगे तभी आपको प्रॉफिट के बारे में जानकारी होगा। उसके बाद है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब जितना बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे उतना बढ़िया आपका पोजीशन होगा, जितना अच्छा मार्क्स लाओगे उतना अच्छा आपका बेहतर होगा। आपका अगर मान लेते हैं कि खूब पढ़ाई कर दिए, सारा काम हो गया, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा है, और जब एग्जाम नहीं होगा बच्चा तब फिर कैसे पता चलेगा, सॉरी, एग्जाम अगर नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा कि मेरा औकात कितना था, हम कितना पढ़े थे कितना नहीं पढ़े थे। अभी जैसे कोविड में बिना एग्जाम दिए पास कर गया तो सब बोल रहा है कि मेरा 80% टाइम है और डिजर्व करता था, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते थे। लेकिन एग्जाम होता तो हो सकता था कि उससे आपका 80 से आपका 70% में भी आ जाता। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, आप अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे तो। उसके बाद है नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। बहुत सारे आदमी का आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे किसको किसको चाहिए आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी का या फर्म का जो ऑनर होगा, ठीक है, ऑनर को इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, कितना लॉस कमाया है, किसको कितना पैसा दिया गया है, किससे कितना पैसा लिया गया है, ऑनर को। दूसरा, जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर लोग काम कर रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम लोगों ने जो काम किया क्या सही में वो बढ़िया से काम किया, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, हमने काम क्या क्या किया है, ठीक है, उसका आउटपुट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो सारा चीज। तीसरा, ये कंपनी का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी चाहिए। गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन क्या चाहिए भाई, उसको टैक्स भी चाहिए, तो ना गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो आपका प्रॉफिट पे ही टैक्स लेगा, और जब आप अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना प्रॉफिट कमाए, गवर्नमेंट कितना टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट कितना चार्ज करेगा, ये नहीं। तो आपके कंपनी के बारे में गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद और किसको इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, बैंक को इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज करो कि अगर आपको पैसा की जरूरत है तो लोन लेने बैंक के पास जाओगे, तो आप अगर बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले बैंक
बैंक क्या करता है, आपका शक्ल देख करके लोन नहीं दे देगा कि खूब सुंदर दिख रहे हैं तो हम लोन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा मांगेगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे तब बैंक सोचेगी कि आपको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर आप फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं तो आपको बैंक थोड़ी ना लोन देगा। तो बैंक को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। वह इन्वेस्टर, अगर कोई आपका कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो वो पैसा लगाने से पहले आपका कंपनी का पोजीशन देखेगा। अगर आपका कंपनी का पोजीशन अच्छा नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट आपका कंपनी में नहीं करेगा। क्योंकि ये कहावत भी आप सुने होंगे क्या, कि लंगड़ा घोड़ा पे कोई पैसा नहीं लगाता है। तो लंगड़ा घोड़ा पे आप कैसे पैसा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। यानी कि कोई सप्लायर को इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जो माल सप्लाई कर रहा है सप्लायर, ठीक है ना, तो वो उधार में देगा कि नहीं देगा। तो पहले देखेगा कि इस आदमी का रेपुटेशन क्या है, इस फर्म का रेपुटेशन क्या है, तभी आपको वो माल सप्लाई करेगा। तो ये सारे लोगों का आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन चाहिए। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में ये मदद करता है। अकाउंट आप मेंटेन किए हैं तो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेगा। और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपको अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तो ये सारा चीज के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट जो है आपका इससे होगा। चलिए फिलहाल हम लोग इस पे तो डिस्कस कर लिए कि किस उद्देश्य से हम लोग अकाउंट को मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंट मेंटेन करने का, अच्छा इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप 10 से पहले कॉमर्स के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो अगर कॉमर्स के बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो अच्छी बात है। अब अच्छी बात इसमें क्या है, आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता था, केमिस्ट्री नहीं समझ में आता था, बायोलॉजी नहीं समझ में आता था, कोई बात नहीं। अब इसमें कॉमर्स में साइंस का कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि अगर आप 10 तक अच्छा स्टूडेंट नहीं हैं तब भी कोई बात नहीं। अब यहां से अकाउंट एक अलग सब्जेक्ट है और इसका एबीसीडी से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे ये एक एक्चुअल में सब जानते थे कि ये कॉमर्स होता है, यही अकाउंट होता है। कौन पैसा सामान का लेन देन नहीं करता है लेकिन नहीं मालूम था कि यही अकाउंट है। हाँ यही अकाउंट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले तो आता है आपका एसेट्स। क्या है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी, जिस चीज को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। जैसे सपोज करो कि ये हमारा ये मार्कर है, ये पेन है, तो ये पेन को हम 20 रुपीज में सेल कर दिए, ये क्या हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा जो पैनल है, ये पैनल अगर हम सेल कर दिए तो ये पैसा में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी आपका आंख से दुनिया का जो भी सामान दिख रहा है वो क्या है, एसेट्स और प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको आप क्या चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। जैसे हमने यहां पे लिखा कि एसेट्स रेफर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस कंसर्न विथ एंड एक्सप्रेसिंग मनी, जिसको आप कैश में, बिजनेस में कंसर्न प्रॉपर्टी, जिसको आप कैश में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। द एसेट्स आर द सोर्स ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर, क्या करता है कि ये बिजनेस के लिए एक सोर्स है कि फ्यूचर में क्या करेगा, ये हमको बेनिफिट पहुंचाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी में क्या हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर, टाइपराइटर, कॉपीराइटर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये बहुत सारा चीज सामान है जिसको हम बोल सकते हैं एसेट्स, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो जनरली कितने तरह के होते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो जनरली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन करेंट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वैसे एसेट्स, वैसे प्रॉपर्टी जिसको आप बिजनेस में लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, एंड दैट एसेट्स आर नॉट फॉर सेल, इसको बेचने के पर्पज से नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये बिजनेस जो है, ये दीज एसेट्स हेल्प रनिंग ऑफ द बिजनेस, ये आपके बिजनेस को रन करने में मदद करता है। इस एसेट्स को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। वैसा प्रॉपर्टी जिसको आप बिजनेस करने के पर्पज से रखे हैं, बेचने के पर्पज से नहीं रखे हैं।
या वैसा प्रॉपर्टी जिसको आप बिजनेस में लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा टेबल है, ये टेबल हम सेल करने के लिए नहीं रखे हैं, ये हम क्लास के लिए रखे हुए हैं, अपना बिजनेस करने के लिए रखे हुए हैं। जैसे ये पैनल हम इसको सेल करने के लिए नहीं रखे हुए हैं, इसको क्या करना है, बिजनेस करने के लिए रखे हैं। तो ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स का दो टाइप है, एक को बोलता है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा को बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स किसको बोलेंगे, वैसा फिक्स एसेट्स जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं या फिर सीन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे फिजिकली किसको टच कर सकते हैं, प्लांट को, फर्नीचर को, मशीन को, कंप्यूटर को, फैन को, फ्रिज को, एसी को, कूलर को, लैपटॉप को, अपना सेल फोन को भी हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ये सारे एसेट्स क्या कहलाएंगे, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे। उसके बाद आता है intangible fixed assets। intangible fixed assets are those assets which are we cannot be touched physically and seen। ये बोल रहा है क्या कि ऐसे assets जिसको we have not physically touched and seen, जिसको आप physically touch नहीं कर सकते हैं और ना ही seen कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे उसको हम intangible fixed assets बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर वैसा कौन सा एसेट्स है जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी वो आपके लिए प्रॉपर्टी है। जैसे गुडविल। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है नेम ऑफ फेम। नेम और फेम ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड गुडविल। रेपुटेशन, जैसे हमारा ईमानदारी, दिख रहा है कि 5 किलो का ईमानदार है कि 5 लाख का ईमानदार है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बोला जाता है ना बिजनेस में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए ऑनेस्टी होना, ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो गुडविल दिखाई नहीं देता है, स्टेटस इसको बोलते हैं। स्टेटस रेपुटेशन के वजह से, गुड नेम और फेम के वजह से कस्टमर आपके पास आ रहा है। जैसे जनरली बिजनेस में देखा जाए कि हमारी तरह का जो बिजनेस कर रहा है वो महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, जबकि हम महीने का ₹1,50,000 कमा रहे हैं। तो ये 50,000 जो एक्स्ट्रा कमाए ना मार्केट से, वो हमारा गुडविल के वजह से, वो हमारा नाम, रेपुटेशन के वजह से हुआ। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, हॉलमार्क और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये सब दिखाई नहीं देता है लेकिन यही सब, जैसे आप कॉपीराइट कर लिए, पेटेंट ले लिए, किसी कंपनी का अधिकार खरीद लिए, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क और हॉलमार्क या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये सब दिखाई नहीं देता है। जैसे कंप्यूटर देखेंगे आप, सीडी 10 रुपीज में मिल जाता है, ब्लैंक सीडी, लेकिन उसी में कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, कोई डाटा डाल दिया जाए, तो उसका कीमत करोड़ों रुपया हो जाता है। ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देता है लेकिन एट प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वैसे एसेट्स को हम करेंट एसेट्स बोलेंगे जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैश, कैश अपने आप में कन्वर्ट है। बैंक, बैंक में जाएंगे तुरंत, अगर चेकबुक है तो चेकबुक जमा करेंगे, तुरंत पैसा मिल जाएगा। या एटीएम रखा हुआ है, एटीएम लगाए, एटीएम में पैसा निकल गया। अच्छा, एटीएम ऐसा नहीं बैंक में बिना पैसा रहेगा, एटीएम लगा दिए तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। स्टॉक हो गया, दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ था, वो स्टॉक को आप बेच दिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये सारा चीज उधार बिक्री करने के लिए एक क्या करता है, पेपर बनाता है दुकानदार। वो पेपर, जैसे सपोज करो कि आप हमसे 20,000 का सामान उधार ले लिए, हम आपको नहीं जानते हैं, तब क्या होगा कि हम आपके लिए क्या करेंगे, एक बिल लिखेंगे। जैसे चेकबुक होता है उसी तरीका से एक बिल रिसीवेबल बुक होता है, उसमें लिखेंगे कि मोहन ने 50,000 का सामान ले गया है, 3 महीने के बाद पैसा देने का वादा करता है। ठीक है, और उसमें मोहन का सिग्नेचर और दुकानदार का सिग्नेचर होगा और ये बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। 3 महीने के बाद जाएंगे उस बंदे के पास और वो बताएंगे, ये बिल दिखाएंगे कि आपने 3 महीना पहले हमसे सामान लिया था। 3 महीने के बाद वो बंदा पैसा दे देगा, तो आसानी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कहलाता है बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद है डेटर। फिलहाल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है। करेंट एसेट्स के बाद आता है लिक्विड एसेट, जस्ट इसी का पार्ट है। लिक्विड एसेट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। जैसे अभी आपको बताया कि करेंट एसेट्स आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट से भी शॉर्ट अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स कहलाएगा या फिर क्विक एसेट्स कहलाएगा। अब ये कैसे, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। यानी कि स्टॉक को आप आसानी मतलब जल्दी समय में एकदम क्विक आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरा क्लोथ का शॉप है और हम 5 करोड़ का सामान अपना स्टॉक में रखे हुए हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि 1 साल 2 साल, सॉरी 1 साल 2 साल बोल रहे, अगर ये तो जरूरी नहीं है कि आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना में आप वो सामान सेल आउट कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो वो स्टॉक आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होगा स्टॉक। उसके बाद होता है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज का मतलब हो गया कि कोई खर्चा भी हुआ नहीं है, उसका पेमेंट आप पहले कर दिए। जैसे हमने फर्नीचर अगर हमको बनवाना है तो फर्नीचर बनाने वाले को क्या किए, एडवांस पैसा दे दिए, कुछ लो 50,000 रुपये एडवांस आप फर्नीचर बना के दोगे। तो जब तक वो हमको फर्नीचर बना करके नहीं देता है तब तक वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड एसेट्स यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेज कहलाएगा। यानी खर्चा हुआ नहीं, उसका पेमेंट हम पहले कर दिए। जब तक बना के नहीं देगा तब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। अब तीसरा आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, ठीक है ना, इसका प्रेजेंट में वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में इसका कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में दिखेगा। ठीक है, अभी इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे 11th क्लास में, ये चीज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे करेंगे। अभी क्लास को शॉर्ट थोड़ा सा बनाएंगे। उसके बाद आता है लाइबिलिटीज। ये सारा कुछ हमारा फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर, कंप्यूटर, फैन, फ्रिज, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दुनिया का जितना भी सामान है वो सब हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ये कुछ एग्जांपल्स हैं। करंट एसेट्स में लिखा हुआ है कैश है, बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, ये सारा कुछ जो है हमारा करंट एसेट्स होता है। उसके बाद है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है बच्चा कर्जा। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। ठीक है, किसी से भी सपोज करो कि आप आए मेरे पास और बोले सर हमको ना 10,000 रुपया का जरूरत है। हम बोले कितना दिन के बाद वापस करोगे, तो सर 2 महीने में वापस कर देंगे। अब हम आपको क्या कर दिए, 10,000 रुपया दे दिए। अब आपको टेंशन हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी का एक और नाम दे देते हैं, चलो टेंशन। अब जहां टेंशन हुआ समझ जाना कि लाइबिलिटीज है। जैसे आप आए दुकान में, कोई सामान पसंद आ गया, पैसा नहीं है, फिर भी आप क्या कर लिए, परचेज कर लिए उधार में। अब घर चले गए लेकर के, अब टेंशन हो गया, दुकानदार को पैसा देना है। ठीक है, ये कर्जा। यानी कि जहां टेंशन वहां हो गया आपका कर्जा, लाइबिलिटीज। तो इसको भी जनरली हम लोग हैं सो अभी हम 2 पार्ट में बात करेंगे। एक को इसको भी बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी, और तीसरा है, और दूसरा है क्या, करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, फिक्स लाइबिलिटी को हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। फिक्स लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। जैसे तो नॉन करेंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी व्हिच आर पेबल इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी मोर देन 1 ईयर। वैसा कर्जा जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लाइबिलिटी या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है डिवेंचर, मोर्गेज लोन, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, वाइफ लोन, हस्बैंड लोन, फादर लोन, मदर लोन, यानी फ्रेंड लोन, ये सब क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी बोलेंगे। उसके बाद आता है करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी व्हिच आर पेबल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 ईयर। वैसा कर्जा जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, करेंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है, किसी भी बंदे से आप उधार में सामान लेंगे तो वो बंदा आपके लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि उस बंदे को आपको पैसा क्या करना है, देना है। उसके बाद है बिल पेबल। जैसे अभी आपको ट्रेड पेबल एसेट्स के बारे में बताए थे कि कोई आदमी को आप उधार सामान दे दिए तो वो बाद में आपको पैसा देगा, तो वो उसके लिए एक बिल हमने ड्रॉ किया, लिखा कि ये आदमी इतना दिन के बाद पैसा देगा, तो वो आपके लिए क्या था, बिल रिसीवेबल था। अब आप किसी से सामान खरीदने जा रहे हो तो आप जब खरीद करके आओगे तो आप भी उधार खरीद लिए, तो वो आप पे बिल लिख दिया, तो वो बिल पेबल कहलाता है, या ट्रेड पेबल या फिर अकाउंट पेबल।
उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, मान लेते हैं आपका अकाउंट में पैसा है 10,000 और आप बिग बाजार में जाके शॉपिंग कर लिए 15,000 का, तो आप यूज करते होंगे क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड से आपको बैंक क्या करता है, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दे देता है। यानी बैंक में जितना पैसा था आप बैंक उससे ज्यादा पैसा आप निकाल लिए, तो वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आता है शॉर्ट टर्म लोन, ये तो अपने आप में बोल रहा है कि छोटे समय के लिए लिया गया कर्जा। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि कोई आदमी आपके लिए काम किया, जैसे मेरे लिए कोई स्टाफ काम किया और वो 20,000 रुपया उसका सैलरी बनता है और हमने उसको 15,000 रुपया दिया और बोला कि 5,000 रुपया आपको क्या करेंगे, बाद में देंगे। 5,000 क्या करेंगे, बाद में देंगे, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग। अभी भी मेरे पे 5,000 का कर्जा बच गया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब जो पैसा हम कमाए नहीं उसका पेमेंट क्या कर दिए, पहले ही कर दिए, सॉरी उसका पैसा का हम क्या कर लिए, रिसीव पहले ही कर चुके हैं। एडवांस इनकम का मतलब क्या हो गया, सपोज करो कि आपने क्लास अभी तक किया नहीं 1 साल और 1 साल का पेमेंट हम आपसे पहले ही 15,000 रुपया ले लिए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एडवांस इनकम कहलाएगा। यानी कि ये मेरे पे कर्जा हो गया कि अब हमने स्टूडेंट से 15,000 रुपया ले लिया तो अब इसको पढ़ाना ही पड़ेगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। यानी जो पैसा आप अर्न नहीं किए हैं वो पैसा आप पहले ही ले चुके हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, कर्जा होगा। अब उसके बाद अब अगला पॉइंट जो है इसका है, क्या है अगला पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कभी भी आप बिजनेस जब शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं कि कैपिटल लगाए, पूंजी लगाए, पूंजी लगा करके बिजनेस शुरू किए। यानी कि बिजनेस को इनिशिएट करने समय जो भी आप कैपिटल के रूप में, चाहे आप मनी लगाओ, पैसा लगाओ, या मनी के रूप में कोई सामान लगाओ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल कहलाएगा। यानी बिजनेस इनिशिएट करने के लिए कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि जो ऑनर होता है इन द बिजनेस इंटरप्राइजेज, द अमाउंट इन्वेस्टेड मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी वैल्यू। यानी कि बिजनेसमैन जो पैसा लगाया बिजनेस करने के लिए, चाहे वो पैसा के रूप में हो, जैसे सपोज करो कि हमको एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो चाहे तो हम इसमें 5 लाख रुपया लगा देंगे या फिर 10-20 बेंच टेबल कुर्सी ये सारा कुछ ला करके लगा देंगे, तो ये मेरा कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद उसके बाद आता है हमारा, यहां पे कुछ लिखे हैं कैपिटल बराबर टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद कैपिटल जो है वो दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल वैसे कैपिटल को बोलेंगे जिसका यूज जो है, जिस पैसे का इन्वेस्ट जो है फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में किया गया है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स पे किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे। जैसे सपोज करो कि हमने 5 लाख रुपया बिजनेस लगा करके शुरू किया, ठीक है, उसके बाद अगर हमको मान लेते हैं 20 बेंच का जरूरत है, तो 20 बेंच यानी कि 20 इंटू, अगर एक बेंच का कीमत 5,000 है तो हमको 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा बेंच में, तो 1 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किए, ये 1 लाख रुपया कहलाएगा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। यानी कि कैपिटल का इस्तेमाल आप फिक्स्ड एसेट्स में करेंगे तो वो कहलाएगा फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज रेफर टू दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज अवेलेबल फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। यानी कि पूंजी, वैसा पूंजी जिसको डे टू डे लाइफ में आप यूज में ला रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हम पे कर दिए, जैसे स्वीपर को पेमेंट कर दिए, जैसे कोई स्टाफ है जो काम कर रहा है रेगुलर, उसको सैलरी दे दिए, तो ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। यानी टू डे लाइफ में जो कैपिटल का इस्तेमाल होगा उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। उसके बाद है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है, खर्चा। कोई भी सामान को खरीदने में या कोई भी सर्विस को लेने में जो भी खर्च होगा, जो भी पैसा आप लगाएंगे, वो कहलाता है एक्सपेंसेज। एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा ही होता है, और ये एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर are those expenditure which are invested in
रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, जैसे अगर आप रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस का बात करें, रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर का बात करें, यानी कि वैसा खर्चा जिसको आप यूज जो है आप पैसा इन्वेस्ट किए और उसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल गया, तो वो कहलाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने किसी वर्कर से काम लिया एक महीने का उसको सैलरी दे दिए, वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर जिसको आप एक बार खर्च किए और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता रहे, तो वो कहलाएगा कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। जैसे हमने लैपटॉप खरीद लिया, एक बार खर्चा किया, उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिल गया। जैसे हमने स्मार्टफोन खरीद लिया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसका हमको बेनिफिट मिलेगा, तो वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रिवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस का जो भी अर्निंग हुआ है, जो भी पैसा बिजनेस में आया है, उसको रिवेन्यू बोलेंगे। डेटर का मतलब जिस बंदे को आप उधार में सामान बेचोगे वो आदमी क्या कहलाएगा, या फर्म डेटर कहलाएगा। क्रेडिटर जिस बंदे से आप उधार सामान परचेज करोगे वो आदमी क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। स्टॉक आप जानते हैं, परचेज भी जानते हैं, सेल भी जानते हैं, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट के बारे में। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होगा कि अब हम लोग अकाउंटिंग टर्म का लगभग पॉइंट पढ़ चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है वो 2-3 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट, ये सारा कुछ। उसके बाद बैड डेब्ट हो गया, पैसा डूब गया। हमारा जो मेन मकसद था जर्नल एंट्री बताना, हमारा मेन मकसद क्या था, जर्नल एंट्री बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कॉल आया, मैसेज आया कि सर जर्नल एंट्री ही हमको नहीं आता है, तो हम लोग बात करना था हम लोग को जर्नल एंट्री पे। तो जर्नल एंट्री करने के लिए यानी कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लुकास पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, और वो एक बनिया थे। बनिया मतलब जो आटा चावल दाल गेहूं बेचता है उसको बनिया बोलते हैं, है ना। तो वो अपना क्या किए, बिजनेस को 2 पार्ट में बांट दिए। बिजनेस को कितने पार्ट में बांट दिया गया, 2 पार्ट में बांट दिया गया, यानी कि बिजनेस के अकाउंट को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक को बोला गया पर्सनल अकाउंट और दूसरा को बोला गया इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, चलिए पर्सनल अकाउंट क्या है और इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, ठीक है। और इम्पर्सनल को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा, इम्पर्सनल को 2 पार्ट में बांटा, एक को बोला गया रियल अकाउंट और दूसरा को बोला गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोला गया, ठीक है। चलिए अब हमारा पे यहां पे इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल भी बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट is related to the name of any person, any firm or any company is called personal account. पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी फर्म या कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जैसे नेम ऑफ पर्सन में क्या, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन, गोपाल, हरि, कृष्णा, ये सारा कोई क्या हो गया, नाम हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म की बात करें तो आप अपना मोहल्ला में देखते होंगे खुशी किराना दुकान, नेहा जनरल स्टोर, इस तरह से नाम रहता है, तो वो फर्म हो गया। और कंपनी का बात करें तो टाटा मोटर कंपनी हो गया, बजाज कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, ये सारा चीज कंपनी हो गया, एडिडास कंपनी हो गया, तो ये सब क्या हो गया, कंपनी का नाम आ गया। एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि पर्सनल अकाउंट कौन है, तो पर्सनल अकाउंट बोलेंगे कि कोई भी इंसान, कोई भी दुकान या कोई मकान हो या कोई कंपनी हो, वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। उसके बाद दूसरा है रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज और एसेट्स। कोई भी एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर में आएगा। जैसे कैश रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स है, ठीक है। फर्नीचर, प्लांट, मशीन, कंप्यूटर, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर, ये सारे रियल अकाउंट के अंदर में है। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है वो सब रियल अकाउंट के अंडर में आएगा। उसके बाद तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्सपेंसेज हो, इनकम हो,
ये सारा चीज जो है आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे सैलरी, अगर सैलरी रिसीव करेंगे तो इनकम होगा, अगर सैलरी किसी को पे करेंगे तो वो खर्चा होगा। अगर वेजेज, अगर हम मजदूरी कहीं पे कर रहे हैं तो हमको वेजेज मिलेगा तो हमारे लिए इनकम हो गया, अगर हम किसी को पे करेंगे तो वेजेज हमारे लिए एक्सपेंसेज हो गया। लेकिन है वो पार्ट किसका? नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहां पे आपका क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो पर्सनल अकाउंट का बताया कि पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म या कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी और नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट या इनकम नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है। अब यहां पे बात होता है डेबिट और क्रेडिट करने का। ठीक है, जब अगर पर्सनल और रियल आपको क्लियर हो जाएगा, नॉमिनल क्लियर हो जाएगा, तो अब आपका होगा कि डेबिट और क्रेडिट इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, तो इसका रूल है। क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट, इसको गोल्डन रूल भी बोला जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों रूल को गोल्डन रूल भी बोला जाता है। तो गोल्डन रूल का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, मतलब बोल रहा है कि जो बंदा, जो कंपनी या फिर फर्म रिसीव करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, रिसीव करेगा तो रिसीव करने वाला क्या होगा? डेबिट होगा। और जो देगा, ठीक है, वो क्या करेगा? गिवर जो होगा वो क्रेडिट होगा। जैसे अगर हम ऐसे अभी जनरली एग्जांपल लें कि ए ने बी को पैसा दिया, ए ने बी को क्या किया? पैसा दिया। सपोज करो अभी ऐसे जनरली पैसा दिया, तो अब यहां पे देखें कि ए क्या है? गिवर है, ए देने वाला है ना, तो ए क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। और अगर बी का बात करें तो बी रिसीवर हो गया, तो बी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। यानी कि जो रिसीव करेगा वो डेबिट और जो गिव करेगा यानी देगा वो होगा क्रेडिट। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। दूसरा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट्स अगर आप रिसीव आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। जैसे सपोज करो कि हम सेल कर दिए अपना फोन, सेल क्या कर दिए? मोबाइल फोन सेल कर दिए, सॉरी, अपना फोन को क्या कर दिए जी? हम सेल कर दिए। अब सेल कर देंगे, सपोज करो यहां पे लिखेंगे सोल्ड मोबाइल फोन, मोबाइल फोन ₹10,000 में। 10,000 में हमने अपना मोबाइल फोन को क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब सेल जब कर दिया तो यहां देखो सबसे पहले आ क्या रहा है? मोबाइल भी मेरा आपका रियल अकाउंट है और रुपीज भी यानी पैसा भी रियल अकाउंट है। और इसका रूल बता रहा है कि जो चीज आ रहा है वो डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो मोबाइल बेचेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, तो पैसा क्या होगा? डेबिट। और मेरे पास से मोबाइल चला गया, गया, तो गया तो ये क्या हो गया? क्रेडिट। यानी आने वाला चीज को डेबिट और जाने वाला चीज को क्रेडिट। और अगर हम ऐसे करें अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैसे? कि अगर हमने बोला कि अब मोबाइल को क्या कर दिए? सेल कर दिए। मोबाइल को हम क्या कर दिए? सेल कर दिए ₹12,000 में। अब बताओ, मोबाइल जब बेच दिए तो मोबाइल मेरे पास से गया और पैसा आया। तो ये बोल रहा है कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो यहां पे मोबाइल मेरे पास से चला गया, तो मोबाइल चला गया तो ये डेबिट हो जाएगा, मोबाइल क्या हो जाएगा? गया तो क्रेडिट और पैसा आया तो डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट भी क्लियर है। या फिर और एग्जांपल अगर लेंगे तो हम बोल दिए क्लोथ परचेज, क्लोथ को क्या कर लिए? परचेज कर लिए। मान लेते हैं ₹5,000 में। अभी दशहरा आ रहा है तो 5,000 का हम लोग कपड़ा खरीद लिए, तो कपड़ा आया और पैसा गया। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करना है। ये रियल अकाउंट का रूल है। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर ऑलवेज डेबिट।
ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर क्या है, ऑलवेज डेबिट है, और ऑल इनकम प्रॉफिट आर ऑलवेज क्रेडिट है, यानी कि खर्चा हमेशा डेबिट होगा और इनकम हमेशा क्रेडिट होगा। जैसे हमने बोला सैलरी पेड, क्या हमने बोला, सैलरी पेड। अब सैलरी पेड बोल दिए, मान लेते हैं सैलरी हमने पेड किया 10,000 रुपीज। अब यहां पे देखो, अब यहां पे रियल अकाउंट भी है और नॉमिनल अकाउंट भी है। कैसे, तो अब सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो ये सैलरी पेड करेंगे तो ये खर्चा है, और ये बोल रहा है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट बोलता है ना जो गया ना वो क्रेडिट, तो अगर सैलरी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि खर्चा को डेबिट करो और प्रॉफिट को क्रेडिट करो। और अगर हम एग्जांपल लें, अगर कुछ और एग्जांपल लें, जैसे हमने बोल दिया लॉस बाय फायर, सॉरी लॉस बाय फायर, आग लग गया, और आग लग गया और उसमें 10,000 रुपया जो है वो जल गया। ठीक है, तो लॉस बाय फायर क्या है आपके लिए, लॉस है ना, तो लॉस को क्या करने बोल रहे हैं हमेशा, डेबिट, और ये पैसा जल गया तो गया ना पैसा, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, अगर अब यहां से भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, तब हम लोग एक और नियम पढ़ेंगे, मॉडर्न रूल। अब यहां पे मॉडर्न रूल में बेनिफिट ये है ना कि मॉडर्न रूल में क्या कर सकते हैं आप, मॉडर्न रूल में ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और अगर पर्सनल, रियल और नॉमिनल से आप क्वेश्चन को करते हैं तो इसको हम शॉर्ट में अगर करें तो शॉर्ट में करेंगे, तो देखो शॉर्ट में क्या करेंगे, जैसे हम यहां पे बोले कि 3 चीज जो रिसीव करने वाला होगा, देखो यहां पे ये बात सिर्फ ध्यान रखना, रिसीव करने वाला, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जो भी चीज क्या होगा, आने वाला होगा, आने वाला, और जब भी आएगा तो कोई सामान ही आएगा, पैसा ही आएगा, और कोई भी एक्सपेंसेज या लॉस, ये 3 चीज ना हमेशा क्या होगा जी, हमेशा ये सब चीज आपका डेबिट होगा। इसको बात याद रखना, ये बात सिर्फ आप याद रखेंगे कि ये सब चीज जो है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और दूसरा चीज, ये तो एक हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया कि जो भी देने वाला है, देने वाला, जो चीज चला गया, जाने वाला, और कोई भी प्रॉफिट या फिर इनकम, क्या चीज, इनकम, तो ये 3 चीज ना हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। बस इतना ही बात को ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है, अगर ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल अगर आपको याद नहीं हो रहा है या याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज याद रखना, जो बंदा, जो कंपनी, जो फर्म रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। जो सामान या पैसा आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। कोई भी एक्सपेंसेज या लॉस होगा वो हमेशा डेबिट होगा, और प्रॉफिट और इनकम हमेशा क्रेडिट होगा। इतना में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप कि सबका यहां तक क्लियर होगा। तो ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट से था। उसके बाद अब इसको हम इरेज करेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद अब आगे हम लोग बात करेंगे, किस चीज पे बात करेंगे हम लोग, अब मॉडर्न रूल पे बात करेंगे। ये जो अभी हम आपको गोल्डन रूल बताए, इसको ट्रेडिशनल रूल भी बोलते हैं। अब हम लोग मॉडर्न रूल पे बात करेंगे। तो मॉडर्न रूल में क्या होता है, अब मॉडर्न रूल पे बात करेंगे, क्या मॉडर्न रूल पे बात करेंगे वो देखेंगे। मॉडर्न रूल क्या है, मॉडर्न रूल बहुत आसान है, 1 और 2, 2 रूल आपको मॉडर्न में याद रखना है। क्या, कोई भी एसेट्स, क्या है ये जी, एसेट्स, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एसेट्स मतलब हो गया प्रॉपर्टी, कोई भी एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। और बात करेंगे तो ड्राइंग, अब ये ड्राइंग हमने डिस्कस नहीं किया था कि ड्राइंग क्या होता है। तो बिजनेस से अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान या फिर पैसा बिजनेस से निकालते हैं और पर्सनल यूज में ले आते हैं तो वो ड्राइंग कहलाएगा।
ठीक है, जैसे हमारा ये बिजनेस है और इस बिजनेस से हमने 5,000 रुपया निकाल करके और जा करके एक टी शर्ट खरीद लिया, ये कहलाएगा मेरा ड्रॉविंग कहलाएगा। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा या सामान विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो वो कहलाएगा ड्रॉविंग कहलाता है। अब ये चीज ध्यान रखना, ये चीज अगर आपका बिजनेस में इंक्रीज करेगा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, अगर बिजनेस में ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और अगर बिजनेस में ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है यानी घटता है, तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिट होगा। ये चीज याद रखिएगा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस। और ये याद रखना, ये दोनों कभी भी घटेगा नहीं। इसका मतलब फिक्स है कि एक्सपेंसेज और लॉस हमेशा डेबिट होगा। एक्सपेंसेज लॉस कभी भी घटता नहीं है, जब भी होगा तो वो बढ़ेगा ही, उसका घटने का मतलब ही नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो अब ये चीज हो गया। अब जैसे अगर हम इस रूल पे बात करें, ठीक है ना, इस रूल पे बात करें जर्नल एंट्री करने का, तो क्या होगा, सपोज करो कि अभी हमने लिखा परचेज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन रुपीज 15,000। अब ये देखो, ये बिजनेस के लिए हमने क्या किया, मोबाइल फोन को परचेज कर लिया। अब ये बताओ, मोबाइल फोन परचेज किए, सपोज करो कि बिजनेस में मोबाइल का संख्या कितना था, 0, या जो भी संख्या था, सपोज करो 10 संख्या था मोबाइल का, एक मोबाइल और खरीद लिए, तो ये बताओ बिजनेस में मोबाइल बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑब्वियसली है कि मोबाइल खरीदे हैं तो मोबाइल बढ़ेगा, तो क्या घटेगा, पैसा घटेगा, पैसा भी एसेट्स है। तो ये बोल रहा है ना कि बिजनेस में जो चीज बढ़ेगा वो डेबिट होगा और जो घटेगा वो क्रेडिट होगा। तो हमारे पास बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, मोबाइल बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट। और क्या घट रहा है, पैसा घट रहा है, तो पैसा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जर्नल एंट्री, अभी तो डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसके बाद अगर हम ऐसे लिखें, कैश सेल रुपीज, मान लेते हैं 5,000 का, 5,000 का हमने सामान क्या कर दिया, बेच दिया। तो सामान बेच देंगे तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, तो ये डेबिट होगा, और सामान घटेगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर सामान का नाम नहीं दिया रहेगा तो परचेज होगा तो परचेज यूज होगा, और सेल होगा तो सेल यूज होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल देखो, मॉडर्न रूल काफी आसान है, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग मॉडर्न रूल आसान है। क्या, अगर हम बोले यहां पे वेजेज पेड, क्या बोले, वेजेज पेड रुपीज 3,000 रुपीज, 3,000 रुपया हमने वेजेज क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो अब ये बताओ, एक्सपेंसेज हुआ ना, अगर वेजेज नहीं था तो 0 रुपया वेजेज यानी कि खर्चा था, लेकिन जैसे ही वेजेज पेड कर रहे हैं तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, यानी वेजेज होगा डेबिट। और क्या घटा होगा भाई, पैसा घटा होगा, तो पैसा हो गया क्रेडिट। यानी जो सामान, पैसा, एसेट्स, लॉस, एक्सपेंसेज बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा बिजनेस में तो क्रेडिट। जैसे अब हम यहां पे लिख दिए कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अगर कमीशन हमने रिसीव कर लिया तो कमीशन रिसीव किया तो कमीशन मेरे लिए इनकम है। फिलहाल अभी इनकम का रूल नहीं लिखे हैं, है ना, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट होगा। और कमीशन रिसीव करेंगे तो पैसा ही रिसीव करेंगे ना, तो मान लेते हैं कि रुपया हो गया क्या, डेबिट। दूसरा रूल भी लिख लेते हैं तो और क्लियर होगा। चलिए, सेकेंड रूल क्या है, दूसरा है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब अभी हम बताए कि कर्जा होता है, लाइबिलिटीज हो गया। कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है, कैपिटल हो गया, या फिर कोई भी प्रॉफिट या इनकम। ये चीज अब इसका जस्ट उल्टा होगा, ये इंक्रीज करेगा ना, ये इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। इसका जस्ट उल्टा ये होगा। ठीक है, अभी हमने यहां क्या लिखा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अब एग्जांपल हम लिख रहे हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी से हमने 10,000 रुपया जीत गया।
अब देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो इनकम बोले है ना, इनकम बढ़ेगा तो डेबिट, और इनकम घटने का बात नहीं है, इनकम घटना नहीं है, जो भी होगा यह है कि कभी घटते हुए बढ़ता है, कभी बढ़ते हुए बढ़ता है, लेकिन इनकम बढ़ता ही है। तो इनकम क्या होगा, कभी भी घटेगा नहीं, अगर घटने का बात होगा तो फिर वो लॉस कहलाएगा, ठीक है, और लॉस घटने का बात होगा तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। और लॉटरी में क्या जीते, पैसा, तो पैसा मेरे पास बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, ये डेबिट। यही चीज ध्यान रखना है, ये मॉडर्न रूल है। एक्सपेंसेज लॉस अगर आपका बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल और लेंगे, अभी भी अगर क्लियर नहीं होगा तो और एग्जाम्पल लेंगे। क्या, जैसे हमने बोला परचेज कंप्यूटर, परचेज क्या कर लिए, कंप्यूटर कर लिए 50,000 का। अब ये बताओ, परचेज करेंगे कंप्यूटर, ठीक है ना, 50,000 का कंप्यूटर हमने परचेज कर लिया। तो ऑब्वियसली ये सपोज करो मेरे पास कंप्यूटर था ही नहीं, एक भी कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर बढ़ेगा ना, तो कंप्यूटर बढ़ेगा, तो ये क्या बोला, कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो गया, डेबिट, और क्या घटेगा, पैसा घटेगा, तो पैसा हो गया क्रेडिट। अब सिंपल हो सकता है कि अब यहां तक में आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो फोकस था जर्नल एंट्री कंप्लीट कराने का, तो इस लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री को लगभग कवर कर लिया है। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल रहेगा और हम आपको बताएंगे। जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट ले लीजिए, फॉर्मेट कैसे होता है जर्नल एंट्री का वो देख लेंगे, हमारे पास फॉर्मेट भी अवेलेबल होगा। ये इस तरह से फॉर्मेट होगा, जर्नल एंट्री में टोटल 5 कॉलम होता है जी, ये हो गया 5 कॉलम जर्नल एंट्री का, ठीक है। ये कॉलम होता है जर्नल एंट्रीज का, इसमें आपको डेट लिखना है, ये हो गया पार्टिकुलर, और ये हो गया एलएफ का अमाउंट, जो कि यहां से पैसा फिर फॉरवर्ड होता है लेजर में, लेजर फॉलियो, और ये हो गया डेबिट अमाउंट का कॉलम, और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। यही आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। और इसके बेसिस पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो इस तरह से क्वेश्चन अगर देंगे, तो पहला क्वेश्चन अगर बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,00,000, 1,00,000 से हमने बिजनेस शुरू किया। तो अब यही लेके चलना है, ये देखो ये बंदा है बिजनेसमैन, ठीक है, ये क्या है, ये बिजनेसमैन है, समझ लो कि ये हम हैं, ठीक है, ये बिजनेस करने के लिए अपना बिजनेस लगाया, ठीक है, और ये है बिजनेस। सपोज करो कि ये मेरा बिजनेस का क्या है, बिल्डिंग है, और इसमें हमने बिजनेस कर रखा है, और ये बिजनेस सपोज करो कि इसका नाम हमने बिजनेस का क्या रख दिया, NIST, ठीक है, ये बिजनेस का नाम लिख दिया, ये हो गया बिजनेस, ठीक है। अब ये बंदा क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया, मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो ये देखो बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो समझ लीजिए कि बिजनेस यानी कि कोई भी फर्म या सॉरी कोई भी आपका कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये भी एक इंसान की तरह होता है। उसी तरीका से ये बंदा ने इसमें पैसा लगाया, पहले इसके पास कितना रुपया था, 0 रुपया था, अब इसने इसके पास कितना पैसा लगाया, 1,00,000 रुपया, तो इसके पास 1,00,000 रुपया आया, पैसा आया ना। तो अभी हम मॉडर्न रूल में बताए थे ना कि पैसा बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा, यानी कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, यही ना बताया। तो उसमें क्या हो गया, पहले इसके पास 0 रुपया था, अब ये आदमी ने 1,00,000 रुपया इसको दिया, तो 1,00,000 रुपया इसके पास बढ़ गया, तो 1,00,000 रुपया बढ़ गया यानी पैसा बढ़ा, तो इसका लिखने का तरीका हो गया कैश अकाउंट डेबिट 2। अब इस बंदे के पास पहले कर्जा कितना था, पहले कर्जा कितना था, 0 रुपया का कर्जा था इसके पास, और जैसे ही ये आदमी ने इसको पैसा दिया तो अब इसके पास कर्जा कितना हो गया, बेचारा के पास 1,00,000 रुपया।
तो कर्जा भी बढ़ गया, यानी एसेट्स भी बढ़ा, कर्जा भी बढ़ा। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट और कर्जा बढ़ेगा तो क्रेडिट, यानी कैपिटल अकाउंट। और पैसा यहां पे 1,00,000 रुपीज, यहां भी 1,00,000 रुपीज लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री। अगर हमने लिखा कि नहीं डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा किया, रुपीज मान लेते हैं 10,000, 10,000 रुपया बैंक में जमा किया। तो 10,000 जब आप बैंक में जमा करेंगे तो बढ़ेगा कहां पैसा, बैंक के पास बढ़ेगा, तो बैंक हो जाएगा डेबिट। बैंक भी एसेट्स है। और घटेगा, क्या घटेगा, पैसा घटेगा। बैंक में जमा करोगे तो पैकेट में पैसा घटेगा, कितना, 10,000, 10,000। अगला लिख दिए कि नहीं वेजेज पेड किए, क्या किए, वेजेज पेड किए, डेट के साथ यहां डेट लिखाएगा। वेजेज पेड रुपीज मान लेते हैं 2,000, तो वेजेज पेड किए तो वेजेज हो गया खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, और पैसा घटेगा, खर्चा बढ़ेगा पैसा घटेगा, तो खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, और एक्सपेंसेस का नाम है वेजेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कितना है 2,000, तो 2,000 हमने लिख दिया। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री अब क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ जर्नल एंट्री पे आएंगे। थैंक यू। हो गया सर, इसको बंद कर दीजिए। देख रहे थे।